जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MHGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं फिर से आपके लिए दूसरी क्लास इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सेंटेंस में कितने से पार्ट्स होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उस सबके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने ये देखा था कि इंग्लिश ग्रामर में कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, उस अल्फाबेट्स में कितने कॉन्सोनेंट है, कितने वॉवेल्स है। तो और जो विद्वानों के बीच में जो संदेह है कि 3 अक्षर ऐसे हैं जिनको वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स भी कहा जाता है, तो उसको भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था। अब बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। सारी चीजों को क्लियर करने के बाद तब हम पहुंचेंगे आपके बिल्कुल ट्रांसलेशन में। सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत हो। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, हमने लिखा है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। ठीक है क्या कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning is known as sentence। क्या है a group of words which gives complete meaning is known as sentence। मतलब शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे मतलब पूरी तरीके से अर्थ व्यक्त करे, उसे हम वाक्य कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि a group of words which gives complete meanings is known as sentence। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक ये बात तो आपने समझ लिया कि सेंटेंस किसे कहा जाता है। मैं आपको ऐसी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, यकीन माने अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया और नोट्स बना लिया तो आपकी ग्रामर कहीं से भी कोई कमियां नहीं रह जाएगी। ठीक है, मैं लिख दिया हूं पहले, इसलिए क्यों, ताकि मैं आपको ज्यादा कंटेंट दे सकूं और कम समय में दे सकूं। लिखता था तो बहुत टाइम लगता था, इसलिए मैं पहले से ही लिख दिया हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझा सकूं और ज्यादा कम समय में ज्यादा चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। मेरा बस यही कारण था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। देखिए, अ सेंटेंस हैज मैनली 2 पार्ट्स। मतलब वाक्य के मुख्यतः, मैनली मीन्स मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं सेंटेंस के? तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट्स का नाम जो है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, A sentence has mainly 2 parts। वाक्य के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है सब्जेक्ट और दूसरे भाग का नाम है प्रेडिकेट। मेरे ख्याल से ये भी बात आपको क्लियर होगी। पहले हम बहुत सारी चीजें क्लियर करा देंगे, कई क्लासेस हो सकती है इसमें, इसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, ये आपका बेस है। बेस जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या देख लिया, सेंटेंस के बाद पढ़ लिया कि पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे सेंटेंस वाक्य कहा जाता है। और पार्ट्स, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, वो सॉरी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब क्या होता है? करने वाला। तो क्या है कि देखिए, a subject is principal part of sentence। It is placed in the beginning। It is due an act in it is either a noun or pronoun। क्या, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। A subject is principal part of sentence। ठीक है, it is placed in the beginning। It is due an act। It is either a noun or pronoun। मतलब क्या हुआ ये समझें। मतलब ये है कि कर्ता वाक्य का प्रधान या फिर मुख्य भाग होता है। ठीक है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट।
प्रधान होता है या तो मुख्य भाग होता है, ठीक है, या वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। तो वही चीज मैंने बताया ना, सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे, तो हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं। देखिए क्या है कि कर्ता वाक्य का प्रधान या फिर मुख्य भाग होता है, या वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी क्रिया का करने वाला होता है, या तो यह संज्ञा होता है या फिर सर्वनाम, ठीक है। यह संज्ञा भी हो सकता है और यह सर्वनाम भी हो सकता है, और यह किसी भी क्रिया को करने वाला भी होता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, फिर आपने देखा सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे कि प्रेडिकेट, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय कहते हैं, इसका अर्थ होता है। सब्जेक्ट का अर्थ मैंने क्या बताया था, कर्ता, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं, तो दो पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक कर्ता, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। देखिए प्रेडिकेट क्या है, विधेय, ठीक है। क्या प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय, ठीक है। देखिए अब प्रेडिकेट इज सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो टू पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। कौन कौन से, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं क्या, प्रेडिकेट के बारे में। तो ए प्रेडिकेट इज सेकेंडरी पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट, वॉट एवर a subject does or is done by subject is predicate। मतलब ये जो प्रेडिकेट है ना, ये वाक्य का दूसरा भाग है, ठीक है। सब्जेक्ट का क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का ये दूसरा भाग है, ठीक है, वाक्य का दूसरा भाग है। यह भाग या प्रेडिकेट जो है, यह कर्ता के बाद प्रयोग होता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे रमन, रमन क्या है, एक नाउन है, ठीक है, क्योंकि एक नाम है। तो नमन, रमन क्या हुआ, या फिर मान लीजिए आप किसी लड़की का नाम है, गुड़िया नाम है, ठीक है, किसी लड़की का नाम श्रेया है, तो कोई श्रेया क्या है, एक नाउन है, ठीक है, गुड़िया क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए श्रेया राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड, तो क्या हुआ, तो जो श्रेया है ना, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या मतलब, नाउन, ठीक है। तो वही बता रहा हूं, विधेय वाक्य का दूसरा भाग होता है, यह कर्ता के बाद में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक्य में कर्ता जो कुछ भी क्रिया करता है, कर्ता जो है मतलब सब्जेक्ट जो है, जो भी क्रिया करता है, जो भी कार्य करता है, या कर्ता द्वारा कुछ भी किया जाता है, मतलब कुछ भी कार्य, मतलब कुछ भी क्रिया करता है, या फिर इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी कार्य किया जाता है, उसे ही विधेय कहते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब ये कि वाक्य में कर्ता, मतलब मान लीजिए एक वाक्य लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है, एक वाक्य लिखा है। इस वाक्य में जो कर्ता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है, उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, या फिर जो भी कुछ भी किया जाता हो, ठीक है, या कुछ भी क्रिया करता है, या फिर उसके द्वारा कुछ भी किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देख ले, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया है कि विधेय वाक्य का दूसरा भाग है, यह कर्ता के बाद, मतलब ये जो है वो सब्जेक्ट के बाद, मतलब कर्ता के बाद, कार्य करने वाले के बाद में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने ये रमन लिखा है, रमन के बाद जितने भी वर्ड हमने लिखा है, ये क्या है, ये कर्ता के बाद है, मैं सब कुछ समझा दूंगा अभी, किया जाता है। तो वाक्य में कर्ता जो कुछ करता है, ये एक वाक्य है, इसमें ये बंदा जो कर रहा है ना,
या कर्ता द्वारा, मतलब या तो इसके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, वो पूरा वर्ड जो होता है, वो पूरे सेंटेंस जो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम विधेय कहते हैं, मतलब प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो देखिए एग्जाम्पल छोटा सा, देखिए लिखा है कि रमन राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड, मतलब रमन जो है वो अपने दोस्त को लेटर लिखता है। ठीक है, तो रमन राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड। तो देखिए इसमें रमन क्या है, रमन है कर्ता, क्या है, रमन करता है, करता मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट है। अब कैसा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नाम है, तो नाम क्या होता है, नाम होता है आपका नाउन। ठीक है, क्या होता है, नाम, नाम होता है आपका नाउन। नाउन को मतलब नाम, मतलब कहीं किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, तो सारी चीज आपके नाउन में ही आता है। ठीक है, तो रमन क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब नाउन सब्जेक्ट है, एक नाम है जिससे ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए लेटर। ठीक है, तो रमन राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो इस रमन के बाद जो भी वर्ड बचा, जो इसके द्वारा कार्य किया गया, तो रमन के द्वारा क्या कार्य किया गया, तो रमन के द्वारा जो कार्य किया गया वो ये है कि वो लेटर लिख रहा है। ठीक है, फ्रेंड, दोस्त। ठीक है, तो इस कर्ता के बाद जो भी वर्ड आया वो सारे हमारा चीज क्या हो गया, विधेय हो गया। विधेय मतलब प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, मेरी बात यहां तक ख्याल, मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। दूसरा एग्जांपल देख लें, ही इज राइटिंग एन एसे ऑन विलेज। ठीक है, क्या है कि ही इज राइटिंग इन एसे, एसे मतलब क्या होता है, निबंध। ठीक है, क्या होता है, निबंध। विलेज माने गांव। ठीक है, गांव, ऐसे माने राइटिंग, निबंध, और गांव विलेज हो गया, राइटिंग माने लिखना होता है। ठीक है, तो ही माने वह, क्या हो गया ये, ही। ठीक है, इज माने है, राइटिंग माने लिखना। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ही है, ही शब्द जो है, ये जो वाक्य है, ये क्या है, हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, करता है, क्या कर रहा है, कि हमने बोला ही इज राइटिंग एन एसे ऑन विलेज, मतलब वह गांव पे निबंध लिख रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। और सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर निश्चित नहीं है कि कौन लिख रहा है, इसीलिए इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जहां पर कोई निश्चित ना हो कि कौन है, क्या नाम है उसका। ठीक है, वहां पे कुछ निश्चित ना हो, इसे हम प्रोनाउन जानते हैं। तो क्या देखा कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है कि वह कौन है, क्या नाम है उसका। ठीक है, और उसके बाद जिसके लिए लिखा जा रहा है, करता, इसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, इज राइटिंग मतलब लिख रहा है, ऐसे निबंध किस पे, विलेज पे, विलेज पे। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेडिकेट का मतलब विधेय। तो बात समझ में आ गई है आपको? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई। समझ में आ गई तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और नहीं नोट कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं हट जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप दोबारा क्लास देख लीजिए, और मैं फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि सर आपको क्लास, मतलब आपको क्लास कैसी लगी, कि सर मुझे क्लास समझ में आई कि नहीं आई। तो बता दें तो मैं कोशिश करूंगा इससे भी अच्छा मैं आपको समझा सकूं, मैं आपको पढ़ा सकूं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में, नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।